क्लास 10th की मोस्ट वायरल क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ विज्ञान के, जो एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कितनी दूर बनेगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो बच्चों प्लस में होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित यानी कि यू दे रखा है, ये आपको माइनस के 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको वी का मान पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, दर्पण है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है बच्चों, तो f का मान क्या है हमारे पास 20, उत्तल है तो प्लस में ही होगा 1/20। हमें v का मान निकालना है, और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर 1/v है, लॉसअप आ जाएगा 20, ऊपर जब लॉसअप से में ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 1 और 1 2, 2 1 कम 2, 2 ढाई 20, 1/v, v 1 कम v, 10 1 कम 10, तो v का मान कितना आ गया 10 और प्लस में आया, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगी। प्लस का मतलब पीछे, माइनस आता तो सामने बनती, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगी। ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैनी पीन वाला बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और लाल का कम। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है किसका, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार प्लेलिस्ट में जाने पर एक डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, ये जो घ नंबर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं 220 वी 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, 100 प्रतिरोध पूछा है, देखो ये वोल्टेज दे रखा है और ये शक्ति है, आप जानते हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, P बराबर V²/R होता है, P बराबर V²/R होता है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P, तो V कितना है, इतना, और P का मान है 100। ठीक है, 100 वाट, ठीक तो है, 1 0 से 0 कटा, 22 22 गुणा 22 400, इतना 84, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमें हमारा आंसर मिल गया 484 को। अब आ जाओ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, C3H7OH, प्रोपेनॉल। ठीक है, C3H8 होता है, एक हाइड्रोजन हट के OH समूह उसके साथ जुड़ जाता है। अगर इसका सूत्र में लिख के दिखाऊं तो ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉल, जिसमें 3 कार्बन होंगे। अब आ जाओ अधातु क्या है, फ्लोरीन। अगर इसका परमाणु विन्यास करो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, बाहर कितने आ गए 7। अगर किसी का परमाणु विन्यास करो और बाहर अगर 5 6 या 7 आता है तो वो अधातु होता है। ठीक है, और देखो सोडियम अगर करो, सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। अगर परमाणु का विन्यास करते बाहर 1 2 3 आता है तो वो धातु होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, कौन बनाता है, सोडियम बनाता है। ठीक है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, हम ठीक है, वो मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र हम त्याग देते हैं, उत्सर्जन का पात्र है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, तो आंसर है ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, ईस्ट में होता है। ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं बच्चों, परागकोश में पराग कण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डॉक्टरों द्वारा कान नाक गले की जांच करना, दाढ़ी बनाते समय प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, नाम का उल्टा होता है। ठीक है, यह दोष उत्तल लेंस की उचित क्षमता द्वारा चश्मा लगाकर दूर कर सकते हो, उत्तल लेंस का प्रयोग करने से दूर हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं,
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख से समझाइए। तो ये बस किरण आरेख आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो जब जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जिप्सम है, इसको हम गर्म कर रहे हैं 373 केल्विन गर्म करने पर आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये पानी के 3/2 मोल अलग हो जाते हैं। इसके उपयोग क्या है? शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर ऑफ करने में, सांचे व मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ, चौक, खिलौने इत्यादि बनाने में। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ का आवर्त नियम, इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है बच्चों? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका गुण क्या है, विशेषता क्या है इसकी? कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिली, नए तत्वों की खोज करने में यह मदद करता है। क्या इसने तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में इसकी सहायता मिली, और तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई, इसकी जानने में भी इसको सहायता मिली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को समझाइए। कार्बन के 2 गुण होते हैं, एक तो श्रृंखलन का गुण होता है और उसकी एक चतुसंयोजकता होती है। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा आबंध बनाने की हमेशा चेष्टा करता है। ठीक है, केवल कार्बन परमाणु में यह गुण है कि वह आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार का सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जुड़ सकते हैं। फलस्वरूप कार्बन तत्व द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके जो 2 गुण हैं, पहला है श्रृंखलन का और दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2, बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, इसे 4 और चाहिए अष्टक पूरे करने के लिए, तो ये हमेशा आबंध बनाने के लिए उत्सुक रहता है। अगला जो वायरल क्वेश्चन है वो है बच्चों, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है? हर साल एग्जाम में आता है। तो भर्जन क्या होता है? इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करके अपद्रव्य को ऑक्सीकृत किया जाता है। जैसे ये 2FeS + O2 गर्म किया हमने वायु की उपस्थिति में और हमें ये मिला। ये रिएक्शन ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट है आपका निस्तापन। इस प्रक्रिया में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ वायु होगा इसमें वायु नहीं होगा, उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित वाष्पशील अपद्रव्य को निष्कासित किया जाता है। उदाहरण ये MgCO3 है, हम गर्म करेंगे, इसमें वायु नहीं होगा तो हमें MgO मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। देखो, जब परागण क्रिया एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक ही सीमित हो तो ये स्वपरागण कहलाती है, एक ही पौधा है जब। और जब परागण क्रिया में 2 अलग अलग पौधों के जननांग में सम्मिलित हो तो इसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, हो सके तो चित्र भी बना दो तो बढ़िया हो जाएगा। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है बच्चों? तो वनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये कई चीज़ें प्रदान करते हैं, मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, जैसे ऑक्सीजन आपूर्ति, मृदा अपरदन को रोकना, नमी नियंत्रक, जल प्रदूषण रोकना, वायु प्रदूषण रोकना, वर्षा लाने में सहायक करता है। ये सब वन संरक्षण होगा तभी हम इसको कर पाएंगे कंट्रोल। स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो, स्वपोषी पोषण क्या है? जब जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं तो यह स्वपोषी पोषण कहलाता है, जैसे हरे पौधे। ठीक है, सिंपल लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए तो 1 शॉट वीडियो मैंने बना भी रखा है। देखो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है ना, अगर धारा निकालने तो प्रतिरोध चाहिए होगा हमें। तुल्य प्रतिरोध लिखूंगा तो धारा बोला मैंने, धारा लिख दिया, प्रतिरोध है। ठीक है, और किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर, तो 1/r बराबर हो जाएगा। 3 प्रतिरोध है, इसका नाम है R1,
ये R2 और इसको मैं R3 बोलता हूँ। तो 1/R क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जोड़ेंगे, R1 का मान है 2, इसका 3, इसका 4, लॉस ऑफ आए 12, 2 छंग 12, 6 कम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 बट्टे में है 13। पलट देंगे तो R का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 13/3 ओम। ये समांतर क्रम में है, इसे हमने समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सेकंड, 13 कहाँ है यार? ये तो 12 था ना, 13 तो ऊपर आएगा ना, दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगता है ना, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, 12/13 ओम हो जाएगा। अब ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं V बराबर होता है IR। आपको क्या निकालना है? धारा की गणना करनी है। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V कितना दे रखा है? 24, और R का मान दे रखा है 12/13, तो बट्टे के 13 ऊपर आ जाएगा। 24 गुणा 13 बट्टे में 12, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ठीक है, एम्पियर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, दुविधा हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। हमें क्या दे रखा है बच्चों? चूंकि प्रतिरोध R हमें दे रखा है 4 ओम, 100 जूल ऊष्मा H बराबर दे रखा है आपको 100 जूल। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर की गणना करनी है प्रति सेकंड, यानी कि T हमें 1 सेकंड दे रखा है। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, R तो चलो दे रखा है, हमें I नहीं मालूम। ठीक है, अब देखो, जो दिया होता है, जो निकालना, उसके भी संबंध लगाते हैं। हम जानते हैं H बराबर होता है I² RT, तो HR यहाँ आ जाएगा I²। ठीक है ना, H का मान क्या दे रखा है? 100, R का मान है 4, T का मान है 1। I निकालना है तो इसका अंडर रूट लग जाएगा 25, तो ये 25 का वर्गमूल आ जाएगा। I का मान कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर। अब मान हम यहाँ रख देंगे, इसलिए V बराबर IR होता है। I का मान प्रश्न में क्या दे रखा है? I निकाला अभी हमने 5, R का मान दे रखा है 4, तो 5 के 20, तो 20 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और जो मैंने 1 शॉट वीडियो करा रखी है न्यूमेरिकल की, उसको ज़रूर देख लें। अगले प्रश्न में आते हैं। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, यदि दर्पण आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? देखो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसमें क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद ये जो आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होता है, वो आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी कि U का मान दे रखा है -10। U हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, और दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, सामने नहीं बोला, दूरी, पीछे दूरी बोला तो V हम पॉजिटिव में लेंगे। ये 20 सेंटीमीटर, सामने बोलता तो नेगेटिव में लेते। ठीक है, हमें F नहीं पता और हमें वक्रता त्रिज्या भी पूछा है। ठीक है, क्या है? दर्पण है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। F का मान हमें पता नहीं, V का मान क्या है? 20, और U का मान माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 20। 20 एकम 20, 1 एकम 1, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, तो ये माइनस के 1/, कितना आ गया? 20। 1/, तिरछे गुणा करेंगे, F एकम F, 20 एकम 20। ठीक है, माइनस में आया है
और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। इससे सिद्ध भी हो रहा है, आपका पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आप जानते हो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जो r बराबर होता है वो 2f होता है। तो f का मान कितना है, -20 रख दीजिए, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी, मज़े आ रहे हैं कि नहीं। इस टाइप के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करा रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। ये चित्र है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो, माना कि किसी एक रंग के प्रकाश की किरण पी क्यू, ये हमारे एक रंग के प्रकाश है पी क्यू, यहाँ पर प्रिज्म पर टकराती है। प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर टकराई, जो कि क्यू आर दिशा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यहाँ से टकराई और इधर चली गई, फिर यहाँ से टकरा कर फिर इधर मुड़ गई। ठीक है, और आर एस दिशा से बाहर वायु क्यू निकल जाती है। आपतित किरण पी क्यू और निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु डी पर मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम इस रेखा को आगे बढ़ाऊँ और इस रेखा को भी आगे बढ़ाऊँ तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर आके मिलेंगे डी पर, यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों किरणों के बीच का जो कोण है, ये जो कोण है, ये रेखा गई और ये रेखा गई, इनके बीच का ये जो कोण है, ये डेल जो होता है, इसे विचलन कोण कहा जाता है। यही आपको दिखाना था बस, सिंपल एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, तो इधर श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है और श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया है, ये आप लिखोगे। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है और इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है और यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण किया जाता है और इसके द्वारा O2 युक्त वायु को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र की अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, ये एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये परागण है, ये वर्तिकाग्र है, ये नर है आपका, ये परागनली है, ये अंडाशय है और ये मादा युग्मक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, दोहरा संचरण और परिवार नियोजन। ठीक है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार 2 बार होता है ना, 2 बार होते हुए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक चक्र के में रुधिर 2 बार हृदय से जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। ये आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते परिवार नियोजन। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन, अच्छा रहन सहन रख सकेगा। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने को वस्त्र, उचित शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती थी। तो परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन पर एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा और समानुपात में हो जिससे कि कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, इसको और आप भी बढ़ा चढ़ा के और लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है बच्चों, वो है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए। इसका सिद्धांत, कार्य विधि, विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, वो भी 7 नंबर में। क्या होता है विद्युत मोटर? विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, सिद्धांत लिखना ही होगा। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है।
यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ये इसका सिद्धांत है ना। अब इसकी रचना पे आ जाते हैं। ये रचना है, ठीक है। हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जितने भी मैंने कराए विद्युत मोटर विद्युत, ठीक है। रचना में बस ये चित्र बना दूँ वही बहुत है। इसमें मेन दो चीज़ें होती हैं, क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल, दिख रहे हैं। उसके बाद एक आर्मेचर होता है, ये ABCD, ठीक है। और फिर होता है विभक्त बल है और ब्रुश। ये ब्रुश है और ये विभक्त बल है। क्या होता है विभक्त बल है? जो यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर, यहाँ पर इधर और इधर, जो बराबर विभाजित होता है। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से और दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा हुआ होता है। इन भागों को पृथक पृथक दो कार्बन के ब्रुश से स्पर्श करते हैं, ठीक है। इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी से होता है और एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है, ठीक है। एक ब्रुश से प्रवेश करेगी, दूसरे ब्रुश से बाहर निकलेगी। कार्यविधि क्या है रट लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने, है ना। ये एग्जाम में आने ही वाला है, हर साल आता है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस बैटरी से कुंडली में जब हम करंट देंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा AB में, इस भुजा AB पर एक बल युग्म कार्य करेगा। एक बल नीचे की ओर और इस भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने एक बल युग्म के कारण कुंडली बाईं तरफ घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके शिरों पर लगे जो विभक्त वलय होते हैं ये भी घूमने लगते हैं, ठीक है। परंतु बैटरी का जो धन ध्रुव, ये जो धन ध्रुव है और ऋण ध्रुव है, धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तथा ऋण ध्रुव, ये जो ऋण ध्रुव होते हैं इस वाले से जुड़ा रहता है, दाएं ब्रुश के कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। ये इसका वर्किंग मेथड है। उपयोग क्या है? वैद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण में होता है। इसके द्वारा बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि चलाए जाते हैं। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। ये कुंडली 1 है और ये कुंडली 2 है, इसको साथ साथ पास पास रखना है। चित्र की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के शिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चालक बंद विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, इसके चारों ओर, जिसके कारण दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तथा दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ये पूरा लिखना है, इसमें और छोटा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना लिखना है और इतना चित्र बनाओगे 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। चित्र बड़ा ही बनाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है? कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है? टिप्पणी बताइए। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अधिकांश कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक अभिक्रिया करते हैं, यही चीज़ ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये कार्बनिक यौगिक मैंने लिया एथेनॉल, ये मैंने ऑक्सीजन लिया, इसको मैंने क्षारीय KNO4 की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? एथेनोइक अम्ल और पानी, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होती है? हर साल एग्जाम में आता है। कार्बनिक संतृप्त या असंतृप्त यौगिक, ये भी हर साल आते हैं, है ना। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को जिसके कार्बनिक यौगिकों के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाए, प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा और जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणु के बीच CH2 का अंतर होगा, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है? किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणधर्म और अणुभारों की वृद्धि के साथ क्रम से घटते या बढ़ते रहते हैं। सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कुछ प्रमुख सजातीय श्रेणी जैसे निम्न है। एक एल्केन श्रेणी जिसका सूत्र ये होता है CnH2n+2, उदाहरण के लिए CH4 C2H6।
एल्कीन श्रेणी, इसका सूत्र होता है CnH2n। उदाहरण के तौर पर आपका हो जाएगा C2H4 C3H6, ठीक है। एल्काइन श्रेणी CnH2n-2, उदाहरण के लिए इसमें C2H2 हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है साबुन और अपमार्जक की निर्वलन अभिक्रिया। देखो, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणुओं के जल विरोधी छोर, ठीक है, जल विरोधी छोर जो है गंदगी से चिपक जाते हैं और कपड़ों से मैल को अलग कर देते हैं। फिर ये अणु आपस में व्यवस्थित होकर मिशेल बनाते हैं, है ना, झाग, और ये मैल मिशेल के बीच में फंस जाता है और ये मिशेल जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए मैल कपड़ों से पानी द्वारा धुल जाते हैं। ये सिंपल से रूप में मैंने इसको लिखा है। आप चित्र बना के इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए, ठीक है। तो 4 प्रमुख रासायनिक समीकरण C2H5OH H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है C2H5HSO4 और पानी। फिर एथेनॉल आपका सोडियम के साथ क्रिया करके C2H5ONA बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके CH3CHO बनाता है और HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। C2H5OH अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो आपको C2H4 मिलता है और H2O मिलता है। ये 4 प्रमुख गुण हैं। अब इसके 3 उपयोग भी लिखने हैं। देखो, 3 उपयोग क्या है, बहुत ही आसान। पहला है स्प्रेड बनाने में, ठीक है। फिर औषधियों में यहाँ होता है, टिंचर, परफ्यूम आदि बनाने में भी होता है, दारू बनाने में, मदिरा, अन्य अल्कोहल पेय बनाने में, ठीक है ना, अल्कोहल पेय समझते हैं, बियर वगैरह, ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ऐसे ही मैंने मस्त मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं, 5-6 उनको जरूर देख लेना बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है 7 नंबर में। क्या है, मेंडल ने मटर के पादपों में संकरण कराया और अपने परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए, जिसे मेंडल का नियम कहा जाता है। सबसे 3 नियम दिए इन्होंने। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार परस्पर विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ली पादपों में संकरण कराने पर देखा गया है कि प्रथम पीढ़ी की संतति में प्रदर्शित लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त सभी पादप लंबे होंगे, क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी होता है। ये प्रभावी है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रथम पीढ़ी है TT और ये शुद्ध बौना है स्मॉल t। इसका पहला ये और इसका स्मॉल t आएगा तो सभी पौधे लंबे होंगे। ये आप चित्र बना के ज़रूर दिखाना। उसके बाद आता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी एक आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक कारक कितने ही समय के लिए साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले कारक सब शुद्ध होते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ये चित्र बनाना है, जैसे ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, ठीक है। शुद्ध लंबा, यहाँ से कैपिटल T लिया, यहाँ से स्मॉल t लिया, यहाँ पर क्या आ गया, सभी लंबे पौधे आ गए। फिर देखिए स्वपरागण होगा, जैसे ये चीज़ है और ये है, ठीक है। इसका T मिलेगा, ये पहली वाली पीढ़ी के हैं, ये द्वितीय वाली पीढ़ी के हैं, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, 3 रेशियो 1 का बनता है। 3 रेशियो 3 पहली पीढ़ी के आते हैं, 1 दूसरी पीढ़ी का आता है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला नियम है वो है बच्चों स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, ठीक है। रट लेना, एग्जाम में कल पक्का मिलेगा आपको। जब 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जिन युग्म के कारकों का पृथक्करण एक अपव्यवहन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतानी पीढ़ियों में जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर युग्मकों में पहुंचते हैं और पहली पीढ़ी के युग्मक परस्पर मिलकर F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 के फीटोनाइप अनुपात प्रदर्शित करते हैं।
इतना लिख देना बहुत है। और उसके बाद ये चित्र बना देना हो सके तो, ठीक है। लक्षण प्रारूप आपका 3 3 1 है। 9 पीला गोल होगा, 3 हरा गोल होगा, 3 पीला झुर्रीदार होगा, 1 हरा झुर्रीदार होगा, कुल 16 होंगे, ठीक है। ये बन जाना चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे परागण का एक नामांकित चित्र बनाओ। ये परागण है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वर्धी कोशिका का केंद्र होता है। ये जनन कोशिका होती है, ठीक है। ये जनन छिद्र होता है। ये आपका क्या होता है, अंताचोल। ये आपका बाह्यचोल। ये आपकी रिक्तिका है। तो एग्जाम में नामांकित चित्र बनाने के लिए आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है विक्राणु, नेफ्रॉन। तो विक्राणु ये नामांकित चित्र है, ठीक है। ये आपका संग्राहक वाहिनी होता है। ये दूरस्थ संचालित नलिका होती है ये, और ये समीपस्थ संचालित नलिका होती है। ये वृक्क शिरा की शाखा होती है, ठीक है। ये आपकी धमनी की शाखा होती है। ये आपका क्या होता है, कोशिका गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये आपका बोमेन संपुट होता है। और ये आपका वासा रेक्टा होता है, ये वाला। ये बनाऊंगे चित्र और उसके बाद इसके बारे में लिखना है। वृक्क गुर्दा कहते हैं जैसे। आधारीय निस्पंदन एक बहुत बारीक भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, और यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंद एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। भोजन संबंधी निर्भरता अर्थात कौन किसे खाता है को प्रदर्शित करने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य जाल क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को काटती हैं, अतः उनको मिलाकर खाद्य जाल बनता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधे से प्रारंभ होती हैं, और किसी खाद्य जाल में एक या अधिक जीव कई श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य पदार्थ के क्रमिक स्थानांतरण को प्रकट करती है, और खाद्य जाल होता है यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण को सभी विधियों को प्रकट करती है। तो ये जो वायरल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही मैंने 5-6 वायरल पेपर और करा रखे हैं, उनको जरूर देखना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करो एक बार, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, यहीं से कल क्वेश्चन जरूर आएंगे, देखना आप। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको।